नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो आपको पता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए लैटिस एनर्जी अगर कंपेयर करेंगे तो स्मॉलर के टाइम OH माइनस से स्मॉल एनाइन है, या सॉरी हाइड्रोक्साइड्स की स्टेबिलिटी तो एक्सेप्शनल होती है। तो हाइड्रोक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी अगर चेक करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम और बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, टिपिकल एनसीईआरटी का सवाल है, आपको पता है ये चीज। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद है ना, ये चीज की भूल रहे हो? यस सर, याद है। तो देखो मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के टाइम पे बताया था कि सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर के लिए ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, ये एक टिपिकल एक्सेप्शन है। आप सॉलिबिलिटी को तो लेटेस्ट एनर्जी से एक्सप्लेन कर ले जाओगे, बट थर्मल स्टेबिलिटी का फैक्टर यहाँ गड़बड़ हो जाता है, तो मेक इट वेरी क्लियर। ध्यान से याद रखना है इसको कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। ठीक है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, डायरेक्टली यूज कर लेना है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द मेन ऑक्साइड फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम विद एक्सेस ऑफ एयर। तो आपको पता है लिथियम जो है वो ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम जो है वो परऑक्साइड फॉर्म करता है, और पोटेशियम के साथ सुपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड सवाल है, आसानी से कर लोगे। तो ऑक्साइड परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। Then comes question number 7. It's given both lithium and magnesium display several similar properties due to the diagonal relationship. However, the one which is incorrect is both form soluble bicarbonates. यही फॉल्टी हो गया। बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड, ये सही है। नाइट्रेट ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड्स NO2 एंड O2 ऑन हीटिंग, ये भी सही है। एंड बोथ आर बेसिक कार्बोनेट्स, ये भी सही है। तो इसका स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो गया। इसमें सी क्यों करेक्ट हो जाएगा? नाइट्रेट ऑफ लिथियम एंड केवल एल्कली मेटल नाइट्रेट्स में आता है, एक्सेप्शन होता है। लिथियम नाइट्रेट हीट करने से NO2 और O2 ही बनता है, Li2O NO2 एंड O2, जस्ट लाइक मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप से मैच कर रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना, करेक्ट तो BCD लिखा ही है। सो बोथ फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, यहीं से इनकरेक्ट हो गया प्रोसेस। तो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट नहीं होते दोनों के लिए, इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। सॉरी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बाई कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल होता है मैग्नीशियम में। लिथियम के केस में सॉल्युबिलिटी नहीं आती बाइकार्बोनेट्स के केस में। ठीक है, अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट दैट डज नॉट क्रिस्टलाइजेस विद वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इज। तो आपको बताया था कि जो हाइड्रेशन कैपेसिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती चली जाती है। तो बेरियम नाइट्रेट का हाइड्रेटेड फॉर्म बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। डाउन द ग्रुप हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो उसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 में it's given metal on combustion in excess of air forms X upon hydrolysis with water yields H2O2 and oxygen along with the another product the metal is। तो यहाँ पे देखो सुपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम रुबीडियम लेंगे, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बनेगा RbO2। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको बताया था कि परऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस से केवल H2O2 बनता है, सुपर ऑक्साइड से H2O2 भी बनेगा। ये रुबीडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2O2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड भी बना, वो करस्पॉन्डिंग H2O2 और O2 दोनों बनाते हैं। ये सुपर ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये भी देखो यूजेस बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था। बेरिलियम को यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब के विंडो बनाने के लिए। तो डायरेक्टली इसका आंसर डी बेरिलियम लिख लेंगे। द मेटल यूज फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडोज, तो इसका आंसर बेरिलियम होगा। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। याद है आपको, मैंने यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये चीज बताई थी। यस सर। यस सर। यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पहुंच जाओ तो आपको सीधे सीधे यही स्टेटमेंट मिल जाएगा जो मैंने अभी लिखवाया। दिस डायरेक्ट स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन द यूजेस। ठीक है, बेरिलियम को हम लोग जो है वो एक्सरे ट्यूब्स की विंडोज बनाने में यूज करते हैं।
ढूंढ लोगे ना, मतलब एनसीईआरटी में ना, ये देखो यूज मिल गया। सर Beryllium is used in the manufacturing of alloy. Copper beryllium alloy is used for the preparation of high strength metallic. Metallic beryllium is used for the windows of X-ray tube. ठीक है। Metallic beryllium is used for making of windows of X-ray tube. हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में बेरिलियम को यूज करते हैं, तो उसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, तो डायरेक्ट सवाल यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा था कोवेलेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो बेरिलियम में हाई कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा स्मॉल साइज की वजह से, बेरिलियम के स्मॉल साइज की वजह से मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। आंसर इसका भी डी मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा गैप किसके लिए होगा? एल्कली मेटल्स के लिए, क्योंकि एल्कली मेटल में पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे शेल चेंज हो जाएगी। आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, उसके बाद शेल चेंज हो चुकी है, तो इससे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो K प्लस से K2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, तो इसका आंसर हम लोग बी लिख देंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखो यूजेस बेस्ड क्वेश्चन है। द अलॉय यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, ये भी देखो अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यूजेस में डायरेक्टली सिखाया था। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय यूज करते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट्स। अभी जहाँ पे हम लोगों ने बेरिलियम के यूजेस देखे थे, आप वहीं पे चीज़ देख लो आगे, मैग्नीशियम के यूजेस में मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम फॉर्म्स अलॉयज विद एल्यूमिनियम एंड जिंक, मैग्नीशियम टिन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय, यहाँ से देखो आंसर मिल जाएगा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय बीइंग लाइट एंड द मास इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। अब देखो एक ही पैराग्राफ से दो बार जेईई में इसमें क्वेश्चन है, और ऐसे कई बार आ चुका है ये चीज़, अगर आप ध्यान से देखो यू विल फाइंड आउट इट इन अ डिफरेंट मैनर। Then comes question number 20. It's given hydrated solid X on heating initially gives a monohydrated compound Y. Upon heating above 373 Kelvin leads to the anhydrous white powder Z. X and Z are, ये भी देखो typically NCERT से copy question है, exactly same language में question लिखा हुआ है ये चीज। So here you will find out it is washing soda. Washing soda को heat करेंगे, Na2CO3.NH2O होता है, Na2CO3.NH2 है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये पहले Na2CO3.H2O में कन्वर्ट होता है, और फिर इसके बाद स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो फिर ये एनाइट्रस फॉर्म में कन्वर्ट होता है Na2CO3। 373 केल्विन से ऊपर अगर हीट करते हैं तो दिस इज द केस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसी लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ एक बार क्विकली। ये देखिए, तो यहाँ पे देखो लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट, दिस इज आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। और फिर अगर इसकी हीटिंग देखेंगे तो ऑन हीटिंग डेकाहाइड्रेट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म मोनोहाइड्रेट एंड अबव 373 केल्विन मोनोहाइड्रेट बिकम्स कंप्लीटली एनहाइड्रस सॉल्ट। एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज कॉपी करी जाती है मेंस के पेपर में, इसलिए ध्यान देना, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लीजिए, जेईई मेंस का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता आपका। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21। 21 में लिखा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स। तो आपको पता है कार्बोनेट बड़ा एनाइन हो गया, बड़ा एनाइन हो गया तो डाउन द ग्रुप कंपेरेबल साइज होने की वजह से हाई लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, तो उसका मतलब डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो कार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। लॉजिक कंपेरेबल साइज की वजह से लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा काउंट करेंगे, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बाद स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बाद बेरियम कार्बोनेट, तो उसका आंसर बी मार्क कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24th क्वेश्चन में लिखा है द कंपाउंड फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल विद एक्सेस ऑफ एयर। अगर सोडियम मेटल का एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड एंड परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा, तो सोडियम का ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और पर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, तो इसका आंसर ए एंड बी मार्क करेंगे, सी मत मार्क कर देना। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम या उसके बाद वाले एल्कली मेटल्स के साथ बनाते हैं, ऑल्दो पर ऑक्साइड के साथ कभी कभी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी आती है सुपर ऑक्साइड की, बट हम उसको फॉर्म नहीं मानते, तो आंसर इसका ए एंड बी ही लिखेंगे, ठीक है।
इज दैट ओके? इसमें लेकिन अगर कभी कभार वैसा यस केस सर। नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन में कभी एक्सेप्शन नहीं है, आपको हमेशा ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड ही लिखना है फॉर अल्कली मेटल। सो फॉर्मूला से लिखना है सुपर ऑक्साइड कभी नहीं लिखना। सुपर ऑक्साइड कभी नहीं लिखना है। अल्कली मेटल में सुपर ऑक्साइड पोटेशियम या उसके बाद वाले अल्कली मेटल बनाते हैं, सोडियम के केस में केवल ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनता है। थैंक यू सर। ये आपकी एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हो गई।